आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। प्यारे विद्यार्थियों, हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं और स्थलों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा स्थल क्यों प्रसिद्ध है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अब हम सिंधु सभ्यता से संबंधित दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे और इसमें हमारा चैप्टर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। यहाँ की नगर योजना कैसी थी, तो आइए अब हम नगर योजना के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और इसी में अपना एक चैप्टर है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में एक चैप्टर है जिसका नाम है नगर नियोजन। तो सुव्यवस्थित नगर योजना सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सुव्यवस्थित नगर योजना इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ के भवनों को व्यवस्थित आधार पर बसाया गया, व्यवस्थित आधार पर बसाया गया, नगरों को व्यवस्थित आधार पर बसाया गया, व्यवस्थित आधार पर नगरों का निर्माण किया गया। तो भवन निर्माण, नालियाँ, नगर नियोजन, सड़कें, आदि को व्यवस्थित रूप दिया गया। तो नगर नियोजन यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ का नगर नियोजन, व्यवस्थित रूप से नगरों को बसाया गया है। तो आइए अब हम नगर नियोजन से संबंधित जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करते हैं। देखिए, सामान्यतया नगर दो भागों में विभाजित मिलते हैं। सामान्यतः जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित मिलते हैं। अपवाद स्वरूप धोलावीरा जो तीन भागों में विभाजित मिलता है, हमने चर्चा भी की थी। नोट धोलावीरा का विभाजन कितने भागों में मिलता है? तीन भागों में। लेकिन आपको सामान्यतः ध्यान रखना है, जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। आइए इसे समझने का प्रयास करें। देखिए, हम नगर नियोजन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए,
चलो थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं इसे। देखिए, तो सामान्यतः जो नगर थे वो दो भागों में है। ये जो भाग है ये पश्चिमी भाग है। आपको यहाँ इसमें अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये नीचा है, ये जो भाग है ये नीचा है और ये भाग ऊंचा है। तो सामान्यतः ये अपेक्षाकृत ऊंचा भाग होता था, अपेक्षाकृत ऊंचा भाग होता था। इसे दुर्ग टीला अथवा गढ़ी टीला कहा जाता था। इसे दुर्ग टीला अथवा गढ़ी टीला कहा जाता था। और यहाँ विशेषाधिकार युक्त वर्ग निवास करता था, जैसे पुरोहित राजा विशेषाधिकार युक्त वर्ग निवास करता था। इसी प्रकार ये देखिए, ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी भाग बोल सकते हैं, पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं, पूर्वी टीला भी बोल सकते हैं। तो इसे हम पूर्वी भाग भी कह सकते हैं। ये नगर टीला है, ये नगर टीला है। और ये नीचा भाग होता था। और यहाँ जनसाधारण लोग निवास करते थे। ये अंतर दिखाई देगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी सभी जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित हैं, धोलावीरा 3 भागों में, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो पश्चिमी भाग है इसे दुर्ग टीला या गढ़ी टीला कहा गया। इसके चारों ओर परकोटा या दीवार बनाई जाती थी। ये क्या हो गई आपकी परकोटा अथवा दीवार। इसके चारों ओर यानी दुर्गीकृत, इसे अपन कह सकते हैं दुर्गीकृत। इसके चारों ओर परकोटा या दीवार बनाई जाती थी। और ये जो दीवार है दोस्तों, देखिए ये जो दीवार है, ये दीवार ये अंदर से कच्ची मिट्टी से, और ये जो बाहर का आकार है, बाहर का एरिया है, बाहर से पक्की ईंटों से निर्मित थी। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। सामान्यतः जो नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित मिलते हैं, लेकिन एक अपवाद है धोलावीरा, जिसका विभाजन कितने भागों में मिलता है? 3 भागों में। ये जो पश्चिमी भाग है ये अपेक्षाकृत ऊंचा है, ये अपेक्षाकृत ऊंचा है, और ये पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नीचा है। इसे पूर्वी टीला या पूर्वी भाग नगर टीला कहा गया। ये नीचे का भाग है और यहाँ कौन निवास करते थे? जनसाधारण लोग। इसी प्रकार ये पश्चिमी भाग है, अपेक्षाकृत ऊंचा है, दुर्ग टीला गढ़ी टीला कहा गया। यहाँ विशेषाधिकार युक्त वर्ग निवास करते थे। तो सामान्यतः जो विभाजन है 2 भागों में है, और ये जो पश्चिमी भाग है वो दुर्ग टीला या गढ़ी टीला है। ये चारों ओर परकोटा या दीवार से घिरा हुआ है, दुर्गीकृत है। अंदर इस दीवार के अंदर साइड में कच्ची मिट्टी से और बाहर ये पक्की ईंटों से निर्मित होता था।
तो ये जो नगर नियोजन है ये कितने भागों में है? 2 भागों में। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ स्थलों की चर्चा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1 बात करें कालीबंगा। नंबर 1 बात करें हम कालीबंगा, या हम वैसे समझ लेते हैं, मैं एक साथ इनको नोट कर देता हूं। देखिए ये हो गया आपका दुर्ग टीला, और ये हो गया आपका नगर टीला। तो ये दुर्ग टीला है और ये नगर टीला। दोबारा समझ लीजिए इसे। अगर हम कालीबंगा की बात करें, तो कालीबंगा में ये अलग दीवार से घिरा हुआ है और ये आपका अलग दीवार से घिरा हुआ है। ये अंतर दिखाई दे रहा है। अलग अलग स्थलों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हम नंबर 1 डाल करके लिख सकते हैं। अभी हमने बात भी की थी पिछले वाले वीडियो में, कालीबंगा से हमें दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से हमें दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें नंबर 2, सनहुदड़ो। यहाँ दुर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिलते। महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखना है आपको। यहाँ दुर्गीकरण के हमें प्रमाण नहीं मिलते, ये ध्यान रखना है। तो कालीबंगा से तो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए प्रमाण मिलते हैं। सनहुदड़ो से दुर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिलते। नंबर 3 की बात करें, जैसे अगर हम नंबर 3 की बात करें, आपका लोथल, सुरकोटड़ा व सुतका गैंडोर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। आपका लोथल, सुरकोटड़ा और सुतका गैंडोर ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे ये आपका पश्चिमी टीला है, ये आपका पूर्वी टीला है। तो ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। देखिए एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। कौन कौन से स्थल? लोथल, सुरकोटड़ा और सुतका गैंडोर। तो कालीबंगा का ये उदाहरण हो गया आपके सामने। कालीबंगा का ये उदाहरण हो गया। दोहरी रक्षा प्राचीर, सनहुदड़ो से दुर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिलते। लोथल, सुरकोटड़ा व सुतका गैंडोर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। इसके बाद हम बात करें नंबर 4, तो ये उदाहरण किसका लिया हमने? कालीबंगा। और नंबर 4 यदि हम बात करें धोलावीरा,
यदि हम धोलावीरा की बात करें, देखिए धोलावीरा की यदि हम बात करें, तो ये आपका पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, और ये है आपका मध्यम नगर। हमने चर्चा भी की है कि मध्यम नगर के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा से मिलते हैं। मध्यम नगर के प्रमाण कहाँ से, धोलावीरा से। और मध्यम नगर तथा पश्चिमी टीले के बीच में यहाँ ये जो स्थल है, यहाँ से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें किसके प्रमाण मिले हैं, स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। इसके पश्चात देखिए, एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वापस आ जाइए एक बार आप। देखिए, संपूर्ण जो नगर है वो दो भागों में विभाजित है। संपूर्ण नगर कितने भागों में है, दो भागों में। धोलावीरा तीन भागों में है। तो एक तो आपका पश्चिमी टीला हो गया, एक पूर्वी टीला, ये नीचा भाग है, ये उच्च भाग है। यहाँ जनसाधारण निवास न करके, यानी विशेषाधिकारीयुक्त वर्ग, पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग निवास करते हैं, या जनसाधारण लोग निवास करते हैं। इसके पश्चात देखिए, उदाहरण के लिए अलग अलग स्थलों के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। कालीबंगा, दोहरी रक्षा प्राचीर, अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए प्रमाण मिलते हैं। आपके चनूदड़ों से दुर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिलते। लोथल, सुरकोटरा, सुतका, गैंडोर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से। और आपका जो धोलावीरा है, वहाँ से हमें मध्यम नगर अथवा जो विभाजन है वो कितने भागों में मिलता है, तीन भागों में। जो आपका मध्यम नगर है और जो पश्चिमी टीला है, उसके बीच में किसके प्रमाण मिलते हैं, स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, स्टेडियम के। तो दोस्तों, ये नगर नियोजन का एक पहला बिंदु है, नगर नियोजन का पहला बिंदु है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के आवास। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के आवास। देखिए दोस्तों, इसमें बिंदु लेते हैं नगर नियोजन में हम आवास। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन है, एक मंजिला, दो मंजिला, बहुमंजिला मिले हैं। सामान्य दो तीन विशेषताएं साथ साथ देख लीजिए। भवन, एक मंजिला, दो मंजिला व बहुमंजिला बनाए गए। इसी प्रकार प्रत्येक घर में एक रसोई घर, स्नान घर, आंगन और शौचालय बनाते थे। प्रत्येक घर में एक रसोई घर होता था, स्नान घर होता था, आंगन होता था और शौचालय होता था। इसी प्रकार
भवनों का निर्माण ईंटों से किया गया। भवनों का निर्माण किससे किया गया? ईंटों से। और ईंटों का जो आकार था 4:2:1। ईंटों का जो आकार था वो क्या था? 4:2:1। इसी प्रकार घर का मुख्य दरवाजा सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलता है। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। घर का जो मुख्य दरवाजा है वो सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलता है, लेकिन इसका एक अपवाद है और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वो स्थल कौन सा है? लोथल। इसका एक अपवाद है। लोथल में मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुलता है। मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुलता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। भवनों का निर्माण ईंटों से, ईंटों का आकार 4:2:1 है। और घरों का जो मुख्य दरवाजा है, घर का मुख्य दरवाजा है वो सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलता है। लेकिन लोथल के बारे में हमने अध्ययन भी कर लिया है कि लोथल में घर का मुख्य दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, नालियां। देखिए देखिए लो, यहाँ के निवासी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। या साफ सफाई के प्रति जागरूक थे। गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनाई गई। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई। नालियों के निर्माण में पक्की ईंट एवं चूने का प्रयोग किया गया। नालियों के निर्माण में पक्की ईंट एवं चूने का प्रयोग किया गया। जिप्सम का भी उल्लेख मिलता है। जिप्सम का भी प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। लकड़ी की नालियाँ, जैसे हमने कालीबंगा में अध्ययन किया था, लकड़ी की नालियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। लकड़ी की नालियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। तो व्यवस्थित रूप से नगरों को बसाया गया था। जो गंदा पानी था, घर का जो गंदा पानी था, वो मोहल्ले की सड़क में, मोहल्ले की नालियों में गिरता था। मोहल्ले की नालियों का पानी जो मुख्य नाली होती थी उसमें जाकर गिर जाता था। तो यहाँ के निवासी साफ सफाई के प्रति जागरूक थे। तो यहाँ से हमें नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, सड़कें। ये देखिए आप, सड़कें।
इस प्रकार सड़कों का एक जाल सा बना हुआ है, सड़कों का एक जाल बना हुआ है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सड़कों का जाल बना हुआ है। तो ये जो सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसे जाल, ग्रिड, चेसबोर्ड अथवा शतरंज पद्धति कहा गया। इसे जाल, ग्रिड, चेसबोर्ड अथवा शतरंज पद्धति कहा गया। जो सड़कें हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया है, सड़कों का निर्माण मिट्टी से। और मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क मिली है, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क मिली है, जिसे राजमार्ग या राजपथ कहा गया। राजमार्ग अथवा राजपथ। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे चौड़ी जो सड़क है वो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। जिसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। इसी प्रकार देखिए, अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर। जो मुख्य सड़क है जिसे राजमार्ग या राजपथ कहा गया, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। और अन्य जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई कितनी है? 2.75 मीटर से 3.66 मीटर। इसी प्रकार जो गलियां हैं वो कितनी चौड़ी मिली हैं? गलियां 1.8 मीटर चौड़ी हैं। यहाँ की जो गलियां हैं वो कितनी चौड़ी हैं? 1.8 मीटर। तो ये सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसे जाल, ग्रिड, चेसबोर्ड, शतरंज पद्धति कहा गया। निर्माण मिट्टी से किया गया है। सड़कों का निर्माण किससे किया गया है? मिट्टी से। सबसे चौड़ी सड़क हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, जिसे राजमार्ग या राजपथ की संज्ञा दी गई। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.7 मीटर से 3.66 मीटर। और जो गलियां हैं वो गलियां कितनी चौड़ी हैं? 1.8 मीटर। दोस्तों ये था आपका नगर नियोजन, जिसमें नगर के बारे में अध्ययन किया, आवास के बारे में अध्ययन किया, नालियों के बारे में अध्ययन किया, और एक लास्ट था आपका सड़कें। इसके बाद इसी में हम दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है आपका सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति। यहाँ की सामाजिक स्थिति देखिए,
अब हम बात करते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति देखिए, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मातृ सत्तात्मक परिवार, परिवार की मुखिया माता, परिवार की मुखिया होती थी। तो मातृ सत्तात्मक परिवार थे, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रणाली थी। माता परिवार की मुखिया, सामान्य क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की मुखिया कौन होती थी, या परिवार का मुखिया कौन है, माता। मातृ सत्तात्मक परिवार प्रणाली होगी। यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो समाज है वो 4 भागों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पी। सिंधु जो समाज है वो कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पी। इसी प्रकार यहाँ 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे, 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे। यहाँ कितनी प्रजाति के लोग, कितनी प्रजातियों के लोग निवास करते थे, 4 प्रजातियों के। जैसे अल्पाइन, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, और नंबर 4 भूमध्य सागरीय। नंबर 4 भूमध्य सागरीय। तो यहाँ 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे, यहाँ 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे। लेकिन सर्वाधिक ये याद रखना है आपको, इन चारों प्रजातियों के लोगों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी, भूमध्य सागरीय। तो इन भूमध्य सागरीय लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया है। इन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया है। और इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। वर्तमान में इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। तो एक बार पुनः देखिए, हम सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। माता परिवार की मुखिया होती थी, मातृ सत्तात्मक परिवार है। समाज का विभाजन कितने भागों में है, 4 भागों में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। इसी प्रकार यहाँ 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे, 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे, जिसमें आपका अल्पाइन, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और भूमध्य सागरीय। लेकिन सर्वाधिक संख्या में कौन मिले हैं, भूमध्य सागरीय। इन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया है। और वर्तमान में इस प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं, आपके
दक्षिणी भारत में निवास करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ये ध्यान रखनी है दोनों लाइनें, हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। इसी प्रकार यहाँ जो अंतिम संस्कार है, तीन विधियों से किया जाता था। यहाँ अंतिम संस्कार कुल 3 विधियों से किया जाता था। देखिए, सौदा है, आंशिक समाधिकरण और एक आता है आपका पूर्ण समाधिकरण। यहाँ जो अंतिम संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था। सौदा है, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। और अंतिम संस्कार कितनी विधियों से किया जाता था? 3 विधियों से किया जाता था। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ के निवासी शाकाहारी व मांसाहारी थे। शाकाहारी और मांसाहारी थे। इसी प्रकार सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी, ध्यान रखना है। इसी प्रकार इनके मनोरंजन के साधनों की बात करें, मनोरंजन के साधन जैसे पासा खेलना, शतरंज खेलना, जानवरों को लड़ाना, ये आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। पासा, शतरंज तथा जानवरों को आपस में लड़ाना। इसी प्रकार देखिए, स्त्रियां एवं पुरुष आभूषण पहनने के शौकीन थे। स्त्रियां और पुरुष आभूषण पहनने के शौकीन थे। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, हड़प्पा से हमें काजल के साक्ष्य मिले हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा से हमें काजल के साक्ष्य मिले हैं, आंखों में लगाने वाला काजल।
हड़प्पा से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? काजल के। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियां मिली हैं। नंबर 3, सनूदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार नौसारो से सिंदूर का प्रमाण मिला है। सिंदूर का प्रमाण मिला है। दोस्तों, यहाँ स्त्रियों को आभूषण पहनने का शौक था। हमने ये उदाहरण देखे हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग आभूषण पहनने के शौकीन थे। महिलाएं भी आभूषण पहनने की शौकीन थी। ये जो आपका नौसारो है पाकिस्तान में, ध्यान रखना है। नौसारो कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। इसी प्रकार कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली। अगर आप और नोट करना चाहो, यहाँ नंबर 5 पे नोट कर लो। कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ। तो दोस्तों, ये था आपका सामान्य फैक्ट हैं। आप 2-4 बार रिवाइज कीजिए इन चीज़ों को। यानी सामाजिक जीवन में हम 2 लाइनों से भी काम निकाल सकते थे कि परिवार की मुखिया माता होती थी, मातृ सत्तात्मक परिवार थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी और भी जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको सीखनी है, याद करनी है। पितृ सत्तात्मक परिवार थे। समाज 4 भागों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पी, 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। और सर्वाधिक भूमध्य सागरीय, सर्वाधिक कौन थे यहाँ? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया है। और इस प्रजाति के लोग वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करते हैं। तमिलनाडु के आसपास दक्षिणी भारत में यहाँ के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार ये जो यहाँ के निवासी हैं शाकाहारी मांसाहारी थे। सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के साधनों में पासा, शतरंज, जानवरों को लड़ाना। स्त्रियां एवं पुरुष आभूषण पहनने के शौकीन थे। हड़प्पा से हमें काजल के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से काजल के अवशेष, यहाँ से श्रृंगारदान के अवशेष भी मिलते हैं। श्रृंगारदान, श्रृंगार पेटी का। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। सनूदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और नौसारो जो पाकिस्तान में है, यहाँ से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा से हमें हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे वो आभूषण पहनने के शौकीन थे। तो दोस्तों, ये आपका दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। इसमें एक तो नगर नियोजन, एक सामाजिक स्थिति। अंतिम पार्ट की हम बात करेंगे। एक तो यहाँ का आर्थिक जीवन और एक यहाँ का धार्मिक जीवन। आर्थिक और धार्मिक जीवन, इससे संबंधित 2 वीडियो अपलोड और किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।